अभी एक से बढ़कर एक परेशानी जो है वो हमारे सामने आ रही है। कभी कोविड आता है, कभी ब्लैक फंगस है, कभी व्हाइट फंगस है, यहां तक कि तूफान जो है वो भी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। तोकते तूफान आ रहा है, यास तूफान आ रहा है, मतलब टेंशन के बाद टेंशन जो है वो क्रिएट होती जा रही है। तो इंसान अपने जो लाइफ है उसको मैनेज नहीं कर पा रहा है, उसको संभलने का मौका नहीं मिल पा रहा है। और अब गुजरात की हम लोग बात करें, वहां पर म्यूकोरमाइसिस जो है उसका हॉट स्पॉट बन चुका है। बेसिकली बायोडायवर्सिटी के लिए हम लोग हॉट स्पॉट जो टर्म है उसको यूज करते हैं, क्योंकि एक सर्टेन एरिया के अंदर ज्यादा बायोडायवर्सिटी जो है वो बनती है तो उसे हॉट स्पॉट कहा जाता है। लेकिन यदि इसको हम लोग डिजीज के लिए देखें तो एक सर्टेन एरिया के अंदर ज्यादा पेशेंट जो है वो बढ़ जाते हैं तो वहां पर हॉट स्पॉट बनने लगता है। तो गुजरात के अंदर काफी सारे केसेस जो है वो रिपोर्ट किए गए हैं, डेथ्स वहां पर हुई है। इसलिए गुजरात को एज ए हॉट स्पॉट जो है वो डिक्लेयर किया गया है। तो जानेंगे हम लोग पूरी न्यूज के बारे में कि न्यूज क्या है। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि हुआ क्या है। गुजरात के अंदर 2000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट किए गए हैं म्यूकोरमाइसिस के, जिसे ब्लैक फंगस भी कहा जाता है, और 250 के आसपास वहां पे डेथ जो है वो रिकॉर्ड की गई हैं। लेकिन गुजरात गवर्नमेंट ने इसको एज ए एपिडेमिक अनाउंस किया है, डिक्लेयर किया है। तो हम लोग जानेंगे कि ये कौन से एक्ट के तहत किया जाता है। 1897 का एक्ट है। ये एक्ट क्या कहता है, क्या इसके प्रोविजंस हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में क्या पावर्स हो जाती हैं ऐसे एक्ट को लागू करने के बाद। तो जानेंगे हम लोग इस पूरी घटनाक्रम के बारे में। लेकिन राजस्थान वो पहला स्टेट बना था जिसने ब्लैक फंगस को एज ए एपिडेमिक डिक्लेयर किया था। तो एपिडेमिक डिक्लेयर करने के बाद क्या कंडीशंस अप्लाई हो जाती है वो हम लोग जानेंगे। राजस्थान के बाद तेलंगाना दूसरा ऐसा स्टेट था जिसने ब्लैक फंगस को एज ए एपिडेमिक डिक्लेयर किया था। और जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उसके द्वारा कई निर्देश जो थे, डायरेक्शंस वो जारी किए गए थे कि स्टेट जो है वो ब्लैक फंगस को एपिडेमिक घोषित कर दें। तो यदि स्टेट ब्लैक फंगस को एपिडेमिक घोषित करते हैं तो उससे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में क्या पावर आ जाती है वो भी हम लोग जानेंगे। तो स्टडी ग्लोज आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट लेके आता है। नॉलेज इज पावर, ये हमारी टैगलाइन है। तो देखिए, अब 1 मिलियन का परिवार करना है और आप लोगों के सहयोग की जरूरत है। यदि आप लोग चाहते हैं आप लोगों के पास में बेस्ट इंफॉर्मेशन पहुंचे, कंटेंट जो है वो बेस्ट हो, तो स्टडी ग्लॉस के साथ आप बने रहिए। नॉलेज इज पावर, ये हमारी टैगलाइन है। म्यूकोरमाइसिस के बारे में पूरी नॉलेज आप लोग ले सकते हैं सीडीसी की साइट पर जाकर, सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल। यहां पर इसके सिम्टम्स के बारे में, इसके रिस्क और प्रिवेंशन के बारे में दिया हुआ है, क्या डायग्नोसिस है ये दिया हुआ है, ट्रीटमेंट है, स्टेटिक्स डेटा जो है वो क्या कहते हैं। तो सारा आप लोग यहां पे जाके एक बार चेक कर सकते हैं। चलिए जान लेते हैं सबसे पहले कि म्यूकोरमाइकोसिस जो है ये क्या होता है, कितने टाइप का होता है, क्या इसका ट्रीटमेंट होता है और किन लोगों को ये जल्दी लग जाता है। तो यहां पे दो जो है फंगस वो आप लोग याद रखिए, एक तो है म्यूकर और दूसरा है राइजोपॉस। ये दोनों मिलकर डेवलप करते हैं म्यूकोरमाइकोसिस को। लेकिन जिस क्लासिफिकेशन में इनको रखा जाता है वो है जाइगोमाइसाइटिस जो है इसके अंदर रखा जाता है, इसलिए इसको कहा जाता है जाइगोमाइकोसिस भी इसके कहा जाता है। देखिए, पहले पूरे साल के अंदर लगभग 1 या 2 पेशेंट्स देखे जाते थे, रिकॉर्ड किए जाते थे। अब जो है वो ज्यादा पेशेंट्स यानी कि बड़ी तादाद में, जैसे गुजरात में हम लोग देख सकते हैं, गुजरात को हॉट स्पॉट जो है वो डिक्लेयर किया गया है। 2000 के आसपास पेशेंट्स वहां पे रिकॉर्ड किए गए हैं, इसीलिए ये अब ज्यादा फैल रहा है। लेकिन ये फैलता कैसे है वो हम लोग जानते हैं। देखिए, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एनवायरमेंट के अंदर हैं वो हमारी बॉडी के अंदर इंसर्ट कर जाते हैं, नाक से, मुंह से, या फिर कोई कट लगा हुआ है तो उससे हमारी बॉडी के अंदर ये इंसर्ट कर जाते हैं। और बॉडी में जाने के बाद ये अपनी कॉलोनीज को डेवलप कर लेते हैं और इसे ही कहा जाता है पैथोजन। देखिए, जो भी इंफेक्शन होता है ये कई तरीके का हो सकता है। जैसे बैक्टीरियल इंफेक्शन होता है, वायरल इंफेक्शन होता है, फंगल इंफेक्शन होता है। जैसे कोरोना था तो कोरोना जो था वो वायरल इंफेक्शन था। अब जो ये म्यूकोरमाइकोसिस जो है ये क्या है, एक फंगल इंफेक्शन है। तो इसके बारे में बेसिक्स हम लोग जान चुके हैं। लेकिन ये लगता किसको है वो हम लोग देखते हैं। जो पोस्ट कोविड पेशेंट्स होते हैं उनको ज्यादा लगता है, या फिर जो पेशेंट्स आईसीयू के अंदर एडमिट थे और फिर उनको
बाहर से ऑक्सीजन सपोर्ट दिया गया था, क्योंकि जैसे ही सपोर्ट दिया जाता है तो उसमें एक ह्यूमिडिफायर लगा रहता है। यदि मान लीजिए वो इन्फेक्टेड है तो वो जो फंगस है वो आपकी बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन के साथ में इंसर्ट कर जाएगा और पूरी बॉडी को इन्फेक्टेड कर जाएगा। इलाज के दौरान एक स्टेरॉइड भी दिया जाता है, जैसे कार्टिसोल स्टेरॉइड है, ये दिया जाता है। ये कहीं ना कहीं मरीज को ठीक तो कर देता है, लेकिन इससे इम्यून पावर जो है वो क्या होती है, प्रभावित होती है। टाइप्स के बारे में हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहला आप लोग टाइप देखिए, राइनोसेरिब्रल। देखिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टाइप जो है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज्यादा ये फैल रहा है, इसलिए हो सकता है कि एग्जाम के अंदर ये टाइप्स भी पूछ लिए जाएं। तो राइनोसेरिब्रल जो है ये आपके साइनस को या फिर ब्रेन को इन्फेक्टेड करता है। जिसे मान लीजिए कि नाक से वो जो फंगस था वो इंसर्ट हो गया, अब वो आंखों को प्रभावित करेगा, तो आईज की जो मसल्स हैं उनको पैरालाइज कर देता है, ब्रेन को इन्फेक्टेड करता है। पल्मोनरी माइकोसिस देखिए, ये लंग्स को इन्फेक्टेड करता है। फिर आप देखिए गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, ये क्या करता है कि न्यूबॉर्न बेबीज जो हैं उनको इन्फेक्टेड करता है। क्यूटेनियस, ये क्या करता है कि स्किन को इन्फेक्टेड करता है। फिर देखिए डिससेमिनेटेड, ये क्या करता है कि बॉडी के किसी भी पार्ट को इन्फेक्टेड कर सकता है, जैसे किडनी हुई, लंग्स हुए, हार्ट हुए, किसी भी पार्ट को इन्फेक्टेड कर सकता है। तो चलिए सिम्टम्स के बारे में हम लोग जान लेते हैं। वन साइडेड फेशियल स्वेलिंग इसमें होती है, हेडेक इसमें हो सकता है, नेजल और साइनस इन्फेक्शन जो है वो इसमें हो सकता है, फीवर आपको आएगा, कफ आपको हो जाएगा, चेस्ट पेन जो है वो देखा जाता है, और ब्रीथ लेने में यानी कि सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। काफी छोटे सांस जो है वो आप लोग लेने लगते हैं, मतलब उसकी जो तादाद है, क्वांटिटी जो है वो बढ़ जाती है। देखिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये जानना जरूरी है कि एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 क्या कहता है। तो इसका एक सेक्शन है, सेक्शन 2A, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को ये एम्पावर कर देता है कि उस एपिडेमिक को कैसे रोका जाए, क्या प्रिवेंशंस उसके लिए हो सकती हैं। देखिए हेल्थ जो सब्जेक्ट है वो स्टेट का सब्जेक्ट है, लेकिन फिर भी जो एडवाइजरी जारी की जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या फिर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा, जो भी एडवाइजरी जारी की जाती है वो स्टेट को माननी पड़ती है। इसके साथ में ही बाहर से जो भी अराइवल्स हो रहे हैं या फिर जो भी लोग भारत के बाहर से आ रहे हैं कंट्री के अंदर, उनको इंस्पेक्ट करने का अधिकार जो है वो भी गवर्नमेंट के पास में चला जाता है। लेकिन यहां पर इसके पेनल्टी के बारे में भी जानना जरूरी है कि जो भी एडवाइजरी जारी की गई है, जो भी डायरेक्शंस जारी किए गए हैं, उसके लिए सेक्शन 3 ये कहता है कि यदि इसका डिसओबीडियंस होता है तो सेक्शन 188 के तहत, आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जा सकती है, पेनल्टीज लगाई जा सकती हैं। इसके साथ में ही जो भी एडवाइजरी जारी की गई हैं, डायरेक्शंस जारी किए गए हैं, उनको जब कोई इंप्लीमेंटिंग ऑफिसर इंप्लीमेंट करता है तो उस परिस्थिति में उसको लीगल प्रोटेक्शन भी दिया जाता है, ये कहता है सेक्शन 4। देखिए काफी तेज गति से ये रोग जो है वो फैल रहा है, इसके बारे में जानना ही हमें जरूरी नहीं है। इसको ट्रीट कैसे किया जाए वो भी हम लोग इसके बारे में देख लेते हैं। तो कंक्लूजन जो है उसमें हम लोग यही देखते हैं कि म्यूकोरमाइकोसिस को कैसे ट्रीट किया जाए। देखिए डॉक्टर जो हैं वो प्रेस्क्राइब करते हैं एंटी फंगल मेडिसिन को, जिसमें है यूजुअली एम्फोटेरेसियन बी, एक ये मेडिसिन है, और फिर है पोसा कोनाजोल, एक ये मेडिसिन है। इसके साथ में ही इजाव्यूकोनजोल जो है, ये नाम आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, लेकिन ये प्रेस्क्राइब की जाते हैं डॉक्टर्स के द्वारा, तभी इनको लिया जाता है। तो बिना प्रेस्क्रिप्शन के ये दवाई नहीं ली जानी चाहिए, ठीक है। तो म्यूकोरमाइकोसिस जो है जब ये हो जाता है तो सर्जरी के द्वारा उस इंफेक्शन को काट कर वहां से हटा दिया जाता है। तो काफी इसके अंदर तकलीफ होती है, इसलिए सबसे पहली बात है कंक्लूजन के अंदर कि इसका प्रिवेंशन जो है वो होना जरूरी है। तो स्टडी ग्लॉस आप लोग के लिए लेके आता है बहुत ही बेहतरीन कंटेंट, नॉलेज इज पावर, ये हमारी टैगलाइन है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।